हाय एवरीवन, दिस इज़ रणधीर सिंह। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम भूगोल की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और सीरीज़ के अंतर्गत कल का एक बार मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ कि कल हमने भूगोल के फर्स्ट क्लास के अंदर हमने किस चीज़ का अध्ययन किया था और उसके बाद हमारी सेकंड क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए, पहले तो हमने कल बात की थी, भूगोल के परिचय किया था सबसे पहले हमने। और भूगोल के परिचय के अंतर्गत हमने बताया था, परिचय में बताया था कि इरेटोस्थनीज ने क्या किया, हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का पितामह कहा गया तथा जेम्स रेनले हैं उनको भारत का पितामह कहा गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, अर्थात समय और अंतरिक्ष जो लगभग 13.7 खरब वर्ष पूर्व आए थे। और उसके बाद में हमने जो ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत था, महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार समय और अंतरिक्ष की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, इसके बारे में अध्ययन किया था। तो हमारा जो भूगोल का कंटेंट है उसके अंतर्गत हमने बात की थी कि सबसे पहले हम परिचय, उसके बाद ब्रह्मांड उत्पत्ति तथा तत्पश्चात हम अध्ययन करेंगे किसका, सौरमंडल तथा सौरमंडल के अंतर्गत पाए जाने वाले ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु क्या होती है, मंदाकिनी क्या होती है, उल्कापिंड किसको कहते हैं, या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, बौने ग्रह किसे कहते हैं। तो उनके बारे में हम अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो हमने पढ़ा था, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। बिग बैंग थ्योरी ने बताया अंतरिक्ष और समय की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये था कि ब्रह्मांड के मध्य में कौन है, यानी कि केंद्र में कौन है। तो केंद्रीय सिद्धांत समझने के लिए, यानी कि ब्रह्मांड का केंद्रीय सिद्धांत हम समझेंगे अभी। तो ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, ब्रह्मांड का केंद्र, केंद्र में कौन है। तो ब्रह्मांड के केंद्र के संबंध में विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए तथा उन मतों के अनुसार उन्होंने समझाया। किसी ने बताया कि पृथ्वी है जो ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया। पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र यानी कि उसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, भूकेंद्रीय सिद्धांत नाम दिया, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसमें केंद्र किसको माना गया, तो इसमें केंद्र माना गया पृथ्वी को। और यह भूकेंद्रीय जो सिद्धांत हुआ, ये दिया किसने था, क्लास्टिडियम टोल्मी ने, क्लास्टिडियम टोल्मी ने यह सिद्धांत दिया था तथा कब दिया था, 140 ईस्वी पूर्व में दिया था, 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में दिया था भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी कि भू यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी को किसका केंद्र माना गया, ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। और ब्रह्मांड का केंद्र होने का ये सिद्धांत था जो किसने दिया, टोल्मी ने दिया। और टोल्मी ने दिया कितने वर्ष पूर्व, यानी कि 140 ईस्वी में दिया था ये। तो ये हो गया भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत के बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है उसे कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का क्या मतलब है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का मतलब है कि सूर्य का ब्रह्मांड का केंद्र होना, यानी कि सूर्य है, हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह सूर्य है, यह सूर्य है, तो सूर्य के का केंद्र यह सूर्य मान लिया हमने। और सूर्य के चारों तरफ ग्रह भी मिलेंगे आपको, छोटे छोटे उल्कापिंड, नक्षत्र वगैरह, और जो अन्य चीज़ें हैं, धूमकेतु हुई, मंदाकिनी हुई, वो सभी सूर्य के चारों तरफ मिलेंगी। तभी जाकर हमको पता चलता है कि हाँ, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो यह सूर्य केंद्रीय सिद्धांत था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, कोपरनिकस ने दिया था। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया कोपरनिकस ने। किसने दिया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत,
कोपरनिकस द्वारा दिया गया। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि भूकेंद्रीय सिद्धांत पृथ्वी को केंद्र माना गया। इसमें भूकेंद्रीय सिद्धांत को दिया किसने? टोल्मी ने दिया। किसने दिया? टोल्मी ने दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसके बाद का पढ़ते हैं आगे का। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं उसके साथ में आप अपने क्लास नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेकर भी क्लास देखने के बाद आप लोग आराम से नोट्स तैयार कर सकते हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि जिस क्लास को या जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगा उसके बाद आपको अन्य किसी भी पुस्तक से या अन्य किसी कोचिंग क्लास से पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो ब्रह्मांड का केंद्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और केंद्र का अगला सिद्धांत दिया ग्रही कक्षाओं का सिद्धांत। ग्रही कक्षाओं का सिद्धांत, केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है। तो इसके संदर्भ में अगला जो नियम दिया था वह ग्रही कक्षाओं का नियम दिया था। और ग्रही कक्षाओं का नियम किसने दिया? तो ग्रही कक्षाओं का नियम दिया था केपलर ने। किसने दिया? केपलर ने। कब दिया? तो 1571 ईस्वी से लेकर 1630 ईस्वी के मध्य में दिया गया था। 1571 से लेकर 1630 ईस्वी के आसपास दिया गया था ग्रही कक्षाओं का नियम, यानी कि केंद्रीय ग्रही कक्षाओं का नियम जोहानस केपलर के द्वारा दिया गया था। अगला जो आता है वह आता है कि मंदाकिनी यानी कि आकाश गंगा या दुग्ध मेखला, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला का आकाश गंगा या दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला है जो क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में पाई जाती है। और यह आकाश गंगा या दुग्ध मेखला जो है यह पृथ्वी की है, पृथ्वी की मंदाकिनी है, पृथ्वी की मंदाकिनी है, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला है। अर्थात संपूर्ण विश्व के केंद्र में जो वर्तमान सर्वमान्य जो मान्यता है वह आकाश गंगा या दुग्ध मेखला को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। दुग्ध मेखला को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। तो ये 4 सिद्धांत थे। 4 सिद्धांत एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूं। पहला हमने पढ़ा भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय का अर्थ है पृथ्वी का केंद्र में होना। दिया किसने? तो भूकेंद्रीय सिद्धांत जो दिया था टोल्मी ने दिया था। उसके बाद सूर्य केंद्रीय सिद्धांत और तत्पश्चात हमने देखा ग्रही कक्षाओं का, कि ग्रही कक्षाएं हैं जो क्या है? केंद्र के अंदर पाई जाती है ब्रह्मांड के। और उसके पश्चात हमने देखा कि आकाश गंगा या दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है, यानी कि इसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की हुई है। तो इसको क्या माना गया है? ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इसको माना गया ब्रह्मांड का केंद्र, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला को माना गया है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अभी इसके आगे हम बात करते हैं सौरमंडल की, कि सौरमंडल की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। पहले हमने देखा था कि अंतरिक्ष की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, अंतरिक्ष और समय की उत्पत्ति कब से मानी गई है। तो हमने कल की कक्षा में देखा था कि अंतरिक्ष और समय की उत्पत्ति है जो लगभग
13.799 प्लस माइनस 21 खरब वर्ष पूर्व मानी गई थी। अभी हम बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल की उत्पत्ति किस तरीके से हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सौरमंडल। और सौरमंडल में बात किसकी करेंगे? सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में माना जाता है कि धूल गैस के जो बादल हैं इनको क्या कहते हैं? सौर न्यारी का बड़ा है। किससे बड़ा है? पृथ्वी से। तथा अगर इसके व्यास की बात करें, अगर व्यास बात करते हैं तो व्यास इसका लगभग 110 गुना है। इसका पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 110 गुना बड़ा है। यानी कि सूर्य है जो 13 लाख गुना बड़ा किससे है? पृथ्वी से है। और पृथ्वी से बड़ा होने के साथ साथ व्यास है जो 110 गुना बड़ा है। इसके बाद हम इसकी परिक्रमा की बात करते हैं कि सूर्य किस दिशा से किस दिशा की ओर। आप सभी को पता है, जैसे ऊपर नॉर्थ ग्लोब की अगर हम बात करते हैं, नीचे साउथ, और ये वेस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड में ईस्ट हो जाता है। तो सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य परिक्रमा किस में करता है? क्लॉकवाइज करता है। किस में करता है? क्लॉकवाइज करता है। क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। दक्षिणावर्त यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। फिर सूर्य के परिक्रमण काल की अगर बात करें, परिक्रमण काल का क्या मतलब है? परिक्रमण का मतलब है, घूर्णन का मतलब है किसी भी ग्रह, नक्षत्र या सूर्य का अपनी दूरी के ऊपर चक्कर लगाना। तथा परिक्रमण का मतलब है कि जो सूर्य है वो किसी चीज़ की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य है वो क्या कर रहा है? किसी चीज़ की परिक्रमा कर रहा है। तो ये इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। तो परिक्रमण सूर्य किसकी करेगा? तो जैसे ये मान लीजिए आकाशगंगा है और सूर्य यहाँ पे स्थित है। सूर्य यहाँ पे स्थित है। तो सूर्य को इसके चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने में, यानी कि सूर्य यहाँ इधर से क्लॉकवाइज आते हुए ये वेस्ट से इधर आया और इस तरीके से अपना एक पूरा परिक्रमण करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इस 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा गया? ब्रह्मांड वर्ष कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? ब्रह्मांड वर्ष। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि ब्रह्मांड वर्ष का या तो मान कितना है, तो 25 करोड़ वर्ष, या आकाशगंगा की परिक्रमा जब सूर्य करता है तो कितने वर्षों में कंप्लीट करता है, तो 25 करोड़ वर्ष में कंप्लीट करता है। और इस 25 करोड़ वर्ष को ही क्या कह दिया? ब्रह्मांड वर्ष। अब अगर बात करते हैं इसकी परिक्रमण की, तो परिक्रमण भी कितने में करता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी कि ये घूमता है। परिक्रमण हो या घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की तरफ करता है। इसका व्यास अगर पृथ्वी से तुलना करते हैं तो इसका व्यास 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से। और अगर इसका कितना गुना बड़ा है आकार की अगर बात करते हैं तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। तो ये सूर्य था। सूर्य के बारे में हमने अध्ययन किया। सूर्य के बाद हम बात करते हैं ग्रह की। सूर्य के बाद अभी हम बात करेंगे ग्रह के बारे में कि ग्रह
कौन कौन से हैं तथा ग्रह के एक एक ग्रह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस ग्रह की क्या विशेषताएं हैं। ग्रह पढ़ने के बाद हम क्षुद्र ग्रह पे आएंगे। तो अभी हम सूर्य के बाद में पढ़ते हैं ग्रह, यानी कि यह सूर्य है, मान लीजिए सूर्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्रह की परिभाषा क्या होती है, कि ग्रह कहते किसको हैं। ग्रह किसको कहते हैं? ग्रह कहते हैं कि जो आकार में ग्रह आकार नहीं, ग्रह यानी कि जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करे, सूर्य की परिक्रमा करे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि वह अपनी कक्षा में गति करे। ग्रह जो अपनी कक्षा में गति करे, अर्थात दूसरे ग्रह या उपग्रह की कक्षाओं को न काटे। ये दो कंडीशन जो भी ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी कंप्लीट करता है उसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, या जो भी ग्रह इन कंडीशन को पूर्ण नहीं करता है तो उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि ग्रह की श्रेणी से किसको बाहर किया गया, इन वजह से कि जैसे एग्जाम्पल है यम, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, यम ग्रह, या इसे हम क्या कह देते हैं, प्लूटो कहते हैं। तो यम ग्रह 2006 का IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल और कोई यूनियन थी, उसका सम्मेलन था। और ये था कहाँ पे, चेक गणराज्य में सम्मेलन था। कब? 2006 के अंतर्गत था। 2006 में यम का ग्रह का दर्जा क्या किया, यम का ग्रह दर्जा समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 2006 में IAU के चेक गणराज्य के सम्मेलन में यम ग्रह था, उसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कारण क्या था कि यम ग्रह था, इसका जो आकार में था, यह आकार में उपग्रहों से छोटा था। जो उपग्रह हैं उनसे छोटा तथा दूसरा यह कक्षाओं को काट रहा था, यानी कि यह अपनी कक्षा में गति न करके यह दूसरे ग्रह या नक्षत्र की कक्षाओं में जाकर क्या कर रहा था, गति कर रहा था। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं आपको दोबारा दोहरा दूं कि हमने सूर्य के बारे में अध्ययन किया। सूर्य के बाद हम आने वाले हैं ग्रह के ऊपर, और ग्रह के ऊपर आने से पहले हमने ग्रह की परिभाषा दी कि जो भी सूर्य की परिक्रमा करता है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य ग्रह के लिए। दूसरी कंडीशन है कि दूसरे ग्रह या उपग्रह को न काटे और न ही उनकी कक्षाओं में प्रवेश करे। फिर उसके बाद आता है कि ऐसा, अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो इन सीमाओं का उल्लंघन जिसने किया और सीमाओं के उल्लंघन करने के कारण उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया, और दर्जा समाप्त करके इसको किस में रख दिया गया, ग्रह का दर्जा समाप्त करके क्षुद्र ग्रह नहीं, बौने ग्रह के अंतर्गत इसको रखा गया। क्या रखा गया? बौने ग्रह में। और इसका नाम बदल कर दिया गया 134340। यह इसका क्या कर दिया गया, बौने ग्रह का नामांकन कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने आज देखा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और उसके बाद में थैंक यू सो मच। हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगली क्लास हम कल मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में विस्तार से कि कितने तो वर्तमान समय में ग्रह पाए जाते हैं तथा उन ग्रहों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका परिक्रमण काल, उनका घूर्णन काल या उनके पृथ्वी के सापेक्ष उनका आकार या पृथ्वी से किस तरीके से तुलनात्मक रूप से वह सिमिलरिटी रखते हैं या किस तरीके से डिफरेंस है, तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। सौर नीहारिका कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? सौर नीहारिका कहते हैं। और इन सौर नीहारिकाएं यानी कि धूल गैस के जो बादल हैं, यानी कि इन्हें हम सौर नीहारिकाएं कहते हैं। और ये सौर नीहारिकाएं क्या कर रही थी? मान लीजिए ये आकाशगंगा है, आकाशगंगा है, तो ये सौर नीहारिकाएं इसके चारों तरफ बादल के रूप में क्या कर रही थी? चक्कर लगा रही थी। आकाशगंगा के किसके चक्कर लगा रही थी? आकाशगंगा के। यह सौर नीहारिकाएं हैं जो आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तो ये घूमते घूमते एक निश्चित कोणीय संवेग प्राप्त करने के श्रेय से, या ऐसी मान्यता है कि एक निश्चित कोणीय संवेग प्राप्त करने हेतु इन्होंने ये धीरे धीरे क्या हुई? आकाशगंगा के नज़दीक आती गई, यानी कि ये आकाशगंगा और ये धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हुई, यानी कि क्या हुआ? इनमें सिकुड़न आई, सिकुड़न आई। सिकुड़न आने का कारण क्या था? कोणीय संवेग, यानी कि एक निश्चित वेग प्राप्त करने के लिए कोणीय संवेग ये क्या होती गई? इसके नज़दीक होती गई, इनमें सिकुड़न आती गई। अब जब इनमें सिकुड़न आई तो सिकुड़न आने के कारण जैसे जैसे ये इसके नज़दीक जाती गई तो इनकी गति थी, जो गति बढ़नी स्टार्ट हुई। और गति बढ़ने के साथ साथ उसके बाद में इनमें क्या हुआ? गति बढ़ी। गति बढ़ने से जो भारी जो तत्व थे किसके? ये आकाशगंगा हुई। इसके अलावा जो इसके चारों तरफ सौर नीहारिकाएं हैं, तो ये गति बढ़ी। गति बढ़ने से इसके टुकड़े हैं जो साइडों में जाने लगे, और जो टुकड़े साइडों में गए इन्हीं से किसकी उत्पत्ति हुई? ग्रहों की उत्पत्ति हुई। कुछ बौने ग्रह बन गए, कुछ बौने ग्रह बने। इसके अलावा कुछ उल्कापिंड बन गए, उल्कापिंड। कुछ क्षुद्र ग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने। और जो मध्य का भाग था, और जो मध्य का भाग था उसने किसका रूप ले लिया? सूर्य का, यानी कि आकाशगंगा। आकाशगंगा के लगभग पास में, यानी कि आकाशगंगा, और आकाशगंगा से अगर हम सूर्य की बात करते हैं, आकाशगंगा से सूर्य की बात करते हैं, तो यह लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि आकाशगंगा के कितनी दूरी है सूर्य की? 30,000 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि किस तरीके से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई होगी। यानी कि बात है 4.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है, 4.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है। जो धूल तथा गैस के जो बादल बने, उन बादलों की वजह से क्या हुआ? धूल तथा गैस के बादल, इन्हें सौर नीहारिकाएं कहा गया। इन सौर नीहारिकाओं ने, जैसा सर्वमान्य सिद्धांत है कि आकाशगंगा केंद्र रही होगी, तो केंद्र रही होगी, तो आकाशगंगा के चारों तरफ इन धूल के बादलों ने क्या किया? चक्कर लगाना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने चक्कर लगाना स्टार्ट किया तो समय के साथ साथ एक निश्चित वेग प्राप्त करने के लिए ये उससे सिकुड़ते चले गए, सिकुड़ते चले गए, और उसका जैसे जैसे चक्कर लगाते गए तो गति उसकी एक निश्चित कोणीय संवेग वो अपना खोते रहे। खोने के बाद में उनमें क्या हुआ? एक टुकड़े उनके जो बाहरी, जिन पर ग्रेविटी हम ये कह सकते हैं कि आकाशगंगा की या नहीं लग रही थी, तो उससे वो अलग होते गए। जो बाहरी आवरण था वो अलग हुआ। बाहरी आवरण के अलग होने से क्या हुआ कि बाहरी आवरण किस में तब्दील हो गए?
कुछ ग्रहों में कुछ बौने ग्रह, कुछ उल्कापिंड, कुछ क्षुद्र ग्रह बन गए, तो उन्होंने इनका रूप ले लिया। तथा जो लगभग केंद्र के अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि आकाशगंगा से लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी पर क्या पाया जाता है, सूर्य पाया जाता है। और सूर्य का रूप उसने ले लिया, यानी कि जो बड़े आकार में जो आकृति बची हुई है सूर्य का रूप लिया, और बाकी सभी छोटे छोटे आकारों में विभक्त हो गए। तो इस तरीके से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल में हम आगे पढ़ेंगे सूर्य तथा पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी ग्रह, तो पृथ्वी किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, या पृथ्वी के व्यास के बारे में या आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा करेक्शन कीजिए, जो आकाशगंगा से सूर्य की जो दूरी है यह 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी है, क्योंकि सूर्य की जो दूरी का माप करते हैं वो हम किस में करते हैं, प्रकाश वर्षों में करते हैं। तो ये था। अब हम बात करते हैं सूर्य की, यानी कि सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई, सूर्य परिक्रमा किस तरीके से करता है, परिक्रमण काल क्या है इसका, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सूर्य, आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है, वो किससे होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो सूर्य का जीवन में एक अहम रोल है, इस वजह से इसका अध्ययन करना भी आवश्यक है। सूर्य की जो बाहरी सतह है, सूर्य की बाहरी सतह, इस बाहरी सतह को क्या कहते हैं हम, इस बाहरी सतह को कहते हैं किरीट। क्या कहते हैं, किरीट कहते हैं। और यह बाहरी सतह जो सूर्य की है, यही हमें क्या करती है, दिखाई देती है। क्या होता है, दिखाई देती है। और इस बाहरी सतह को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, सूर्य का मुकुट। और बाहरी सतह का जो तापमान है, तापमान लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है, जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं किरीट। और किरीट को हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। यही भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है। इसका जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम सूर्य के संगठन की बात करते हैं, तो सूर्य के संगठन में क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य का संगठन, मान लीजिए सूर्य का 100% है, जैसे 100% को अगर हम देखते हैं सूर्य का पूरे आवरण को, तो इसमें लगभग 71% इसमें हाइड्रोजन मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है। उसके अलावा 26.5% क्या मिलेगी, हीलियम मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी, हीलियम मिलेगी। और जो 2.5% है,
2.5% है। वो अन्य तत्व मिलेंगे, अन्य में कुछ भी हो सकता है, अन्य में कुछ भी हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं सूर्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम इसके आगे अध्ययन करते हैं। तो हम सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी सूर्य की पृथ्वी से तुलना करते हैं कि सूर्य पृथ्वी का कितना गुना है, या सूर्य का घनत्व पृथ्वी से कितना ज़्यादा है। तो अगर हम सूर्य की आकार के हिसाब से बात करें तो पृथ्वी का कितना गुना है, पृथ्वी का लगभग 13 लाख गुना है, 13 लाख गुना